1857 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जब भारत में असंतोष की एक छोटी सी चिंगारी एक ऐसी जबरदस्त आग में बदल गई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी। ये बस एक बगावत नहीं थी, बल्कि भारत के इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने सब कुछ बदल दिया। तो आज हम इसी महान विद्रोह की कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो गुस्सा दशकों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था, वो आखिर एक दिन ज्वालामुखी की तरह कैसे फट पड़ा? आखिर वो क्या वजह थी जिसने लोगों को अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बगावत करने पर मजबूर कर दिया? इस पूरी कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि असंतोष के ये बीज आए कहां से। फिर देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी एक बड़ी बगावत बन गई। इसके बाद ये आग पूरे उत्तर भारत में कैसे फैली। फिर कंपनी ने कैसे पलटवार किया और आखिर में इस सब के बाद भारत में शासन का नया दौर कैसा था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। देखिए, बगावत की आग तो 1857 में भड़की, लेकिन इसकी चिंगारियां वो तो बहुत पहले से सुलग रही थीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में। तो आखिर ये शिकायतें थी क्या? देखिए, बात यह थी कि गुस्सा किसी एक ग्रुप में नहीं था, बल्कि समाज के हर तबके में था। नवाब और राजा, उनकी सत्ता और सम्मान सब जा चुका था। किसान और जमींदार, वो भारी टैक्स के नीचे दबे जा रहे थे। और तो और कंपनी की अपनी सेना में जो भारतीय सिपाही थे, वो भी खुश नहीं थे, अपने वेतन को लेकर, अपनी धार्मिक मान्यताओं को लेकर। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या थी? ये गुस्सा ना अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच कुछ नहीं देख रहा था। मतलब एक तरफ थे नाना साहब जैसे शासक जिनकी पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी थी, जाहिर है वो अपमानित महसूस कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ थे आम सिपाही जो अपनी ही फौज में है, अपने ही देश में खुद को अजनबी महसूस कर रहे थे। सिपाहियों के लिए ना ये मामला सिर्फ नौकरी का नहीं था, ये उनके धर्म, उनकी पहचान का सवाल बन गया था। हुआ ये कि कंपनी एक नया कानून ले आई और इस कानून ने तो सिपाहियों को अंदर तक हिला दिया। इसमें कहा गया कि हर नए सिपाही को जरूरत पड़ने पर समंदर पार भी जाना पड़ेगा। अब उस जमाने में समंदर पार जाना कई हिंदुओं के लिए अपना धर्म और जाति खोने जैसा था। मतलब ये तो सीधा सीधा उनकी आस्था पर हमला था। और सोचिए, ऐसे माहौल में अफवाहें और डर कितनी तेजी से फैलते होंगे, बिल्कुल जंगल की आग की तरह। उस वक्त के एक लेखक हैं विष्णु भट्ट गोडसे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है कि लोगों को यह पक्का यकीन हो गया था कि अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के धर्म को खत्म करना चाहते हैं। उन्हें लग रहा था कि यह सब एक सोची समझी साजिश है। सब कुछ सुलग तो रहा ही था, और फिर आई वो आखिरी चिंगारी। एक छोटी सी चीज, एक राइफल का कारतूस। पर इसी एक चीज ने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों के गुस्से को एक साथ भड़का दिया, और यहीं से बगावत की असली जमीन तैयार हुई। तो अब आते हैं उस मोमेंट पर जब सब्र का बांध आखिर टूट ही गया। वो चिंगारी भड़क चुकी थी। चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक चिंगारी ने पूरे बारूद के ढेर में आग लगा दी और कैसे एक फौजी बगावत एक बड़े जनविद्रोह में बदल गई। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द समझ लेते हैं, सिपाही विद्रोह या म्यूटिनी। इसका सीधा सा मतलब है जब सैनिक एक ग्रुप में अपने अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं। और 1857 का संघर्ष वो यहीं से शुरू हुआ था। इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटी। पहले मंगल पांडे को फांसी दी गई और इसके कुछ ही हफ्तों बाद मेरठ में सिपाहियों का गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकालकर जेल भेज दिया गया था, क्योंकि उन्होंने नए कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। और बस अगले ही दिन मेरठ के बाकी सैनिकों ने जेल पर धावा बोल दिया। मेरठ में सिपाहियों ने फिरंगियों के खिलाफ, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ सीधे सीधे जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश अफसरों पर हमला बोला, उनके हथियार छीन लिए, इमारतों में आग लगा दी, और बस एक ही धुन थी, दिल्ली चलो। और उनका दिल्ली जाना ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था। उन्होंने क्या किया कि बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। इससे उन्होंने पूरे देश को एक मैसेज दिया कि ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा नहीं है, ये मुगल सत्ता को वापस लाने की जंग है। और जैसे ही दिल्ली पर कब्जे की खबर फैली, इसने तो जैसे आग में घी का काम किया। चलिए देखते हैं कि ये आग दिल्ली से निकलकर पूरे उत्तर भारत में कैसे फैली। ये नक्शा देखिए, ये साफ दिखाता है कि बगावत की आग कैसे एक जगह से दूसरी जगह फैल रही थी। जैसे ही दिल्ली की खबर पहुंची, दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और सब के सब दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे बड़े सेंटर्स की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे यह आंदोलन एक बड़ा रूप ले रहा था।
और इस आंदोलन में सिर्फ सिपाही नहीं थे, अब कई स्थानीय नेता भी सामने आ रहे थे। कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से बिरजिस कद्र और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। इन जैसे नेताओं ने जब कमान संभाली तो ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं रहा, ये एक जन विद्रोह बन गया। लेकिन अब कहानी में एक मोड़ आता है। बगावत को इतना फैलता देख ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी तरह घबरा गई और उन्होंने इसे कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अंग्रेजों ने इस बगावत को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया। उन्होंने अपनी पूरी फौजी ताकत लगा दी। इंग्लैंड से और फौजें बुलाई गईं, नए सख्त कानून बनाए गए ताकि बागियों को जल्द से जल्द सजा दी जा सके। उनका बस एक ही मकसद था, कंट्रोल वापस पाना, चाहे किसी भी कीमत पर। और फिर सितंबर 1857 में दिल्ली पर अंग्रेजों ने दोबारा कब्जा कर लिया। यह विद्रोह के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उनके नेता बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया, उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने ही मार डाला गया और इसी के साथ भारत से मुगल वंश का हमेशा के लिए अंत हो गया। विद्रोह के बाकी नेताओं का अंजाम भी बहुत दुखद रहा। रानी लक्ष्मीबाई जैसी बहादुर योद्धा लड़ते लड़ते शहीद हो गईं। लेकिन अंग्रेज सिर्फ ताकत से नहीं जीते, उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति भी अपनाई। एक तरफ तो वो बगावत को बेरहमी से कुचल रहे थे और दूसरी तरफ जो जमींदार उनके वफादार थे उन्हें उनकी जमीनें वापस देने का लालच दे रहे थे। मतलब भारतीयों को आपस में ही लड़ाने की पूरी कोशिश। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। विद्रोह को तो दबा दिया गया था, लेकिन इस घटना ने भारत के भविष्य पर इतने गहरे निशान छोड़े कि देश की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। इस बगावत का सबसे बड़ा और सीधा असर क्या हुआ? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नया कानून पास किया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चला गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज तो खत्म हो गया, लेकिन भारत के लिए एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो चुका था। सवाल यह है कि ये नया अध्याय भारत के लिए अपने साथ क्या लेकर आने वाला था।